बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक अगले एपिसोड के साथ हाजिर हैं और ये हमारा टॉपिक है आज रिटर्न्स का, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। बुनियादी तौर पे इनकम टैक्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कलेक्ट द मनी। और ये मनी कलेक्ट करने का एक सबसे अहम तरीका क्या होता है कि जो टैक्स पेयर है उसने अपनी एनुअल रिटर्न ऑफ इनकम ये सबमिट करनी होती है, ये फाइल करनी होती है। उसको ये हमारा आज का लेक्चर उसको डील करेगा। और ये चूंकि ज़रा लेंथी है इसलिए मोस्ट लाइकली ये 2 एपिसोड में आएगा। और इसमें जो चीज़ें हम देखेंगे, दैट इज ऑब्लिगेशन टू फाइल ए रिटर्न ऑफ इनकम, persons not required to file return of income, then conditions for a valid return, then return for less than 12 months, return on demand, revised return, enforcing filing of return, due date for filing of return, then extension in filing period, फिर वेल्थ स्टेटमेंट है और इसी के साथ वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होगी, फॉरेन इनकम एंड एसेट्स स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस उस सूरत में क्या करना है, देन पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग एंड रिटर्न नॉट फाइल्ड विद इन ड्यू डेट, उसके क्या इंपैक्ट्स होते हैं। ये वो चीजें हैं जो इंशाल्लाह हम इसमें देखेंगे। रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न की अगर हम उर्दू में ट्रांसलेशन करें तो इट इज गोशवारा। रिटर्न ऑफ इनकम गोशवारा आमदन। इसे जरा और एलेबोरेट करते हैं कि रिटर्न बुनियादी तौर पे उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जिस पे स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन, इसका मतलब किसी लॉ में रूल में लिखा होगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है। स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन आर सबमिटेड बाय ए पर्सन टू द रेगुलेटरी बॉडी जो उस कानून को रेगुलेट करती है। मिसाल के तौर पे कंपनी लॉ के मुताबिक कंपनीज ने अपनी एनुअल एक रिटर्न फाइल करनी होती है जो कंपनी लॉ के तहत है एंड दैट इज सबमिटेड टू द एसईसीपी। इनकम टैक्स में ये जो स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन है वो साल में एक दफा आपने सबमिट करनी है टू द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अंडर द इनकम टैक्स। इसी तरीके से सेल टैक्स की आपने इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होती है, स्पेसिफाइड फॉर्म, एंड दोज आर मंथली सबमिशंस। So that is termed as return of sale tax. So return से मुराद क्या है कि किसी पर्टिकुलर कानून के मुताबिक स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन जो सबमिट करनी होती है टू द रेगुलेटरी बॉडी, दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज रिटर्न। और जो इनकम टैक्स में जिस डॉक्यूमेंट को हम सबमिट करते हैं नॉर्मली, दैट इज टर्म्ड एज रिटर्न ऑफ इनकम। सो रिटर्न ऑफ इनकम किन लोगों पे लाजम है कि उन्होंने फाइल करनी है? नंबर 1, एवरी कंपनी, इररिस्पेक्टिव कि उनकी इनकम कितनी है और कितनी नहीं है। इफ द कंपनी एग्जिस्ट्स इट हैज टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। देन एवरी इंडिविजुअल और एओपी हुज टैक्सेबल इनकम एक्सीड थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड वो लिमिट जिस पे टैक्स नहीं लगता। तो इंडिविजुअल्स और एओपीस। इंडिविजुअल्स 2 किस्म की कैटेगरी हैं, सैलरीड और नॉन सैलरीड। सैलरीड का इस वक्त 6 लाख रुपए है, नॉन सैलरीड और एओपी का 4 लाख रुपए है। ये वो फिगर है जिस पे टैक्स नहीं लगता। दिस इज द थ्रेशोल्ड, वो निसाब जिस पे टैक्स नहीं लगता। सो अगर कोई इंडिविजुअल सैलरीड, और सैलरीड कौन होता है? जिसकी इनकम का 75% से ज्यादा फ्रॉम द सोर्स ऑफ सैलरी आता हो, दैट पर्सन इज टर्म्ड एज सैलरी टैक्स पेयर। सो अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा किसी बंदे की इनकम है, और ये बात हम कर रहे होते हैं एनुअल की, तो ये 6 लाख या 4 लाख इस एनुअल इनकम, तो फिर उस बंदे ने भी रिटर्न फाइल करनी होती है।
Then any non-profit organization as defined in section 2 subsection 36, non-profit organization कानून के मुताबिक उसे कह रहे हैं कि जिसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि उन्होंने प्रॉफिट नहीं कमाना बल्कि सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स, किसी में उन्होंने एक्टिविटीज करनी होती हैं विदाउट ए मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, और फिर उसकी अप्रूवल ली गई हो अंडर द इनकम टैक्स लॉ फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, दैट इज FBR or the commissioner. So those are termed as non-profit organization. So any non-profit organization, although it is not meant for profit, but it has to file the return under the income tax law. Then every person whose income is taxable under FTR. FTR के तहत जिस बंदे की इनकम टैक्सेबल है तो उस बंदे को भी रिटर्न फाइल करनी। अब उसकी नॉर्मल तरीके से तो हम इनकम डिटरमिन नहीं करते होते, लेकिन उससे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं जिसकी बिना पे ये देखा जा सकता है कि FTR में फाइल कर रहा है तो इसकी वैसे क्या होती है अगर नॉर्मल तरीके से होता। देन एवरी पर्सन हु हैज बीन चार्ज टू टैक्स इन एनी ऑफ द 2 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स, फौरी पिछले 2 सालों में अगर किसी बंदे पे टैक्स लगा था, अब इस साल चाहे उसकी इनकम ना भी हो तो भी द पर्सन हैज टू फाइल द रिटर्न। नील लिख के, जीरो लिख के, कोई इनकम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट द पर्सन हैज टू फाइल द रिटर्न अगर फौरी पिछले 2 सालों में उसे चार्ज टू टैक्स था। इसका मतलब यह है कि अगर आज इस साल टैक्स पेयर था, टैक्स वो दे रहा था और उसके बाद सोर्स उसका खत्म हो जाता है तो कम से कम 2 अगले सालों में भी उस बंदे ने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी। देन एवरी पर्सन हु क्लेम्स ए लॉस कैरिड फॉरवर्ड फॉर ए टैक्स ईयर, अब लॉस जब कर रहे होते हैं तो नेचुरली देयर इज नो इनकम, इट इज ए नेगेटिव इनकम। तो इस सूरत में क्या होता है कि उस बंदे को भी अपनी रिटर्न फाइल करनी है जिसने लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है। अगर रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो वो लॉस का सिलसिला खत्म हो जाएगा और बाद में जो हमने पढ़ा हुआ है कि दे में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड द लॉस, तो वो नहीं हो सकेगा। Then any person who owns immovable property with land area 500 square yards or more, 500 square yards, ये कितना होता है भाई? $500 square yards, चले इसे हम देखते हैं। 1 square yard is equal to 9 square feet. 500 into 9 इतने स्क्वायर फीट हो गए, और 225 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 1 मरला, और 4500 डिवाइडेड बाई 225 it comes 20 मरला, इसका मतलब 1 कनाल। सो जिस बंदे की भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है विद लैंड एरिया 500 स्क्वायर यार्ड्स और मोर, that person is also required to file the return. Then a person who owns any flat located within the municipal limits, cantonment board or ICT, फ्लैट अगर है इसका एरिया मेंशन नहीं किया हुआ। इसी तरीके से ओन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी विद लैंड एरिया 500 स्क्वायर यार्ड्स और मोर लोकेटेड इन रेटिंग एरिया, रेटिंग एरियाज जहां टैक्सेस लगते हैं और नॉन रेटिंग एरियाज जहां लोकल टैक्सेस नहीं लगते। सो ये अर्बन एरिया समझ लें आप। owns a flat having covered area of 200 square feet, 2000 square feet or more located in rating area. Then owns a motor vehicle having engine capacity above 1000 cc. Then a person who has obtained national tax number. अच्छा, इसमें तब्दीली की एक्चुअली जरूरत है। अब कानूनी तौर पे हर वो बंदा जिसका नेशनल टैक्स नंबर है, दैट जो पर्सन टैक्स पेयर है, उसका जो आईडी कार्ड है, दैट इज रेंडर्ड एज नेशनल टैक्स नंबर। देन ए पर्सन हु हैज ए कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द एनुअल बिल एक्सीड्स ₹500,000, इन लोगों को रिटर्न फाइल करनी। Then every resident person who is registered with any chamber of commerce and industry,
ट्रेड और बिजनेस एसोसिएशन, मार्केट कमेटी और प्रोफेशनल बॉडी, इनमें से किसी का जो भी मेंबर है उसे रिटर्न फाइल करनी है। और प्रोफेशनल बॉडी को डिफाइन कर दिया गया है। प्रोफेशनल बॉडी इंक्लूड्स पीईसी, ये इंजीनियर काउंसिल, पीएमडीसी, मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, एनी प्रोविंशियल बार काउंसिल, एंड ICAP and ICMAP. So these are professional bodies. So every person who is member of these professional bodies or is member of a chamber of commerce industry or any trade or business association, that person is required to file the return. Then every resident individual required to file foreign income and asset statement अंडर सेक्शन 116A। ये हम पढ़ेंगे कि अगर किसी बंदे की कोई फॉरेन एसेट्स हैं, ये फॉरेन इनकम है, तो उसके हवाले से उसे रिटर्न फाइल करनी होती है अगर वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है। इसका मतलब नॉन रेजिडेंट्स पे ये अप्लाई नहीं होगा, ये कंपनीज पे या AOPs पे अप्लाई नहीं होगा। ये सिर्फ नेचुरल पर्सन जो इंडिविजुअल एंड हु आर रेजिडेंट एंड हु हैव फॉरेन सोर्स इनकम आर फॉरेन एसेट, और उसने अंडर सेक्शन 116A एक स्टेटमेंट फाइल करनी होती है। जिस बंदे ने ये स्टेटमेंट फाइल करनी है उसने इनकम की रिटर्न भी फाइल करनी। देन पर्सन्स और क्लासेस ऑफ पर्सन्स नोटिफाइड बाय FBR, इससे हटके भी FBR के पास है कि वो नोटिफाई कर सकता है। और फिर एक ये पुरानी प्रोविजन मौजूद है कि इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस रेंजिंग ₹300,000 टू ₹400,000, ये जिस जमाने में थ्रेश होल्ड को 3 लाख से 4 लाख पे शिफ्ट किया गया था, ये उस जमाने की प्रोविजन थी। प्रैक्टिकली अब उस तरीके से ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन चूंकि इट इज पार्ट ऑफ द सेक्शन, सो इसे भी याद रखने की जरूरत है। अब ऊपर तो एक लिस्ट आ गई कि ये वो लोग हैं जिन्होंने रिटर्न फाइल करनी है। अब एक और छोटी सी लिस्ट है कि जिन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं करनी। ऊपर हमने ये पढ़ा कि जिस बंदे के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, फ्लैट है या मोटर व्हीकल है एक सर्टेन कैपेसिटी की, दैट पर्सन हैज टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। तो ये जो सेक्शन 115 की 3 और 4 सब सेक्शंस हैं, ये कहते हैं कि अगर सिर्फ इन चीजों की बिना पे रिटर्न फाइल होनी है तो ये जो 4 किस्म के लोग हैं, इन लोगों को इस बिना पे रिटर्न फाइल नहीं करनी। ए विडो, एन ऑर्फन बिलो द एज ऑफ 25 years, ए डिसेबल्ड पर्सन एंड ए नॉन रेजिडेंट पर्सन। अगर इन लोगों की ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, फ्लैट, मोटर व्हीकल, इसके अलावा कोई और कैटेगरी में ये फाइल नहीं करते टू फाइल द रिटर्न, तो फिर सिर्फ इस चीज की बिना पे अगर ये फाइल करते हैं तो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न। अगर उनकी इनकम नहीं है, अगर कुछ और चीजें नहीं है, तो ये 4 किस्म के लोग, विडो, ऑर्फन बिलो द एज ऑफ 25 years, डिसेबल्ड पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन जो हैं, इन लोगों ने सिर्फ इस चीज की बिना पे कि उनके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मोटर व्हीकल है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न। अगर उनका कोई और ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो उन पे अप्लाई होती हो जिसकी बिना पे उन्होंने टैक्स फाइल करना। तो ये तो वो चीजें थी कि किन लोगों ने रिटर्न फाइल करनी है। अब अगला मरहला क्या है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ए वैलिड रिटर्न। कब हम समझेंगे कि ये जो रिटर्न फाइल की गई है ये बिल्कुल वैलिड है, ये ठीक है। तो इसके लिए नंबर 1, it is in the prescribed form and accompanied by the prescribed annexure statements or documents। अपनी मर्जी से आपने किसी कागज पे लिख के नहीं भेज देना मेरी ये इनकम है, प्रेस्क्राइब्ड। अच्छा, जब भी लफ्ज, ये पक्का अपने ज़हन में रख लें कि जब भी लफ्ज प्रेस्क्राइब्ड इस्तेमाल होगा, इससे मुराद है प्रेस्क्राइब्ड इन द इनकम टैक्स रूल्स 2002। सो प्रेस्क्राइब्ड से मुराद प्रेस्क्राइब्ड इन द इनकम टैक्स रूल्स 2002। So it shall be in a prescribed form। इसका मतलब इसका फॉर्म इज prescribed in the rules and accompanied by the prescribed annexures। उसके साथ लिखे होंगे, उस रिटर्न के साथ बताए होंगे कौन कौन से annexures लगाने हैं, कौन सी स्टेटमेंट्स लगानी है और कौन सी डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करनी है। तो ये अगर एक कंडीशन ये है कि प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म पे हो और इसके साथ जो कुछ भी प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट्स वगैरह वगैरह हैं वो सारी उसके साथ लगी हुई है। Then stating all relevant particulars, information and records kept।
जो जो कुछ उसमें लिखा हुआ है, हमने अकाउंट्स में पढ़ा था कि कौन कौन सी रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, तो जो से रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं उनका भी जिक्र इसमें होना चाहिए। देन अकम्पनीड विद एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स पेएबल, जो उसके मुताबिक टैक्स बनता था, जो आपने रिटर्न ऑफ इनकम में लिखा हुआ कि ये इनकम थी और ये टैक्स बनता है, तो जो उसमें टैक्स पे किया हुआ है या आपसे पहले कटा हुआ था और वो आप क्लेम कर रहे हैं कि ये टैक्स ऑलरेडी पेड है, इस सब का एविडेंस देना है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसके साथ अटैच होना है कि ये जो कटा हुआ था उसका ये डॉक्यूमेंट एविडेंस है, और ये जो इसके साथ पे करना है, जो आपने खुद निकाली हुई है टैक्स लायबिलिटी, दैट इज टू बी पेड अलॉन्ग विद द रिटर्न, तो उसका सबूत भी साथ देना है। देन अकम्पनीड विद अ वेल्थ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 116। वेल्थ स्टेटमेंट यूं समझ ले एक इंडिविजुअल की बैलेंस शीट है, बाकी थोड़ी सी डिटेल बाद में पढ़ेंगे। ये इंडिविजुअल्स पे अप्लाई होती है, तो उन्होंने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी सबमिट करनी है अलॉन्ग विद द रिटर्न। देन थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट भी देनी होती है अंडर सेक्शन 116A। जिन लोगों पे ये अप्लाई होती है उन्होंने भी करनी है। और अकम्पनीड विद एप्लीकेशन फॉर नेशनल टैक्स नंबर इफ द पर्सन इज नॉट ऑलरेडी होल्डिंग नेशनल टैक्स नंबर। अब ये इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली नेशनल टैक्स नंबर आपको मिल जाता है, आप उस पर अप्लाई करते हैं, सर्टन फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करते हैं, तो आपको नेशनल टैक्स नंबर मिल जाता है। और अगर वो पहले से नेशनल टैक्स नंबर होल्डर नहीं है तो उसे इस रिटर्न के साथ ये एप्लीकेशन भी सबमिट करनी है। ये अगर सारी कंडीशंस पूरी होती हैं तो देन इट इज टर्म्ड एज ए वैलिड रिटर्न, के रिटर्न वैलिड रिटर्न आपने फाइल की। अब बुनियादी तौर पे रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स इज टू बी फाइल्ड एनुअली, लेकिन बात सूरतों में इट मे बी फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 12 months। Normally return is for a period of 12 months, but under certain cases it may be for a period of less than 12 months। और वो कौन कौन से सूरतें हैं? नंबर 1, द पर्सन इज राइट, सो जिस तारीख को उसकी डेथ हुई है उस तारीख तक की रिटर्न फाइल करनी है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर, दैट इज 1 जुलाई। पिछले 1 जुलाई से लेके जिस तारीख तक उसकी डेथ हुई है, इस दरमियानी पीरियड के हवाले से रिटर्न इज टू बी फाइल्ड। देन द पर्सन हैज बिकम बैंकरप्ट, दिवालिया हो जाता है। और ये आपको पता है कि जब कोई बैंकरप्ट हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके बाद उसकी लायबिलिटीज खत्म हो जाती हैं, मजीद लायबिलिटीज उस पर इंकर नहीं होती हैं। तो जिस तारीख को बैंकरप्ट हुआ था उस तारीख तक की रिटर्न फाइल करनी है। देन द पर्सन हैज गॉन इनटू लिक्विडेशन, ये कंपनीज के हवाले से बात है, या अगर फर्म है तो उसकी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। द पर्सन इज अबाउट टू लीव पाकिस्तान परमानेंटली, वो मुल्क छोड़ के जाना चाह रहे। इसके लिए एक लफ्ज और भी इस्तेमाल होता है, लीविंग पाकिस्तान फॉर गुड। हमेशा के लिए जब कोई शख्स अपना मुल्क छोड़ के जाता है तो ये लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, ही इज लिविंग द कंट्री फॉर गुड। परमानेंटली अगर कोई बंदा मुल्क छोड़ के जा रहा है तो कानून ये कहता है कि उसने जाने से पहले अपनी रिटर्न फाइल करनी है, और एनी अदर अप्रोप्रिएट रीजन भी कोई हो सकती है। ये कानून में एक कोई अनफोर्सीन के लिए प्रोविजन रखी हुई है। तो अब इसमें अगर तो वो बंदा खुद रिटर्न फाइल करता है तो ठीक है, और अगर उससे मंगवाई जाती है किसी नोटिस के तौर से फ्रॉम द कमिश्नर, तो फिर उस नोटिस में उसकी डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न भी दी होगी कि किस तारीख तक आपने ये रिटर्न फाइल करनी। पहले तो ये था ऑब्लिगेशन टू फाइल द रिटर्न। अब क्या है कि फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑन डिमांड बाय द कमिश्नर। तो इसमें क्या है कि अगर कमिश्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बंदा ऐसा था हु वाज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न, हु वाज टैक्सेबल, बट द पर्सन हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न, तो ऐसी सूरत में कमिश्नर में इशू ए नोटिस टू द पर्सन जिसमें डिमांड करेगा कि आपने रिटर्न फाइल करनी है, और उसमें मुख्तलिफ टैक्स ईयर्स, आमतौर पे
5 टैक्स ईयर्स तक की इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। अच्छा, हर टैक्स ईयर के लिए नॉर्मली नोटिस अलहदा होता है, क्योंकि हर टैक्स ईयर इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट यूनिट। तो हर टैक्स ईयर के लिए अलहदा से होता है और उस नोटिस में दिया होगा कि किस टैक्स ईयर के लिए। एंड नॉर्मली क्या होता है कि दिस रिटर्न इज टू बी फाइल्ड विद इन 30 days फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड फ्रॉम द कमिश्नर। कि सर्विस ऑफ नोटिस, जब वो नोटिस उस तक सर्व हो गया, जब उसे मिल गया, उसके 30 days के अंदर अंदर उसने ये रिटर्न फाइल करनी है, और कमिश्नर चाहे तो इससे लॉन्गर या शॉर्टर पीरियड भी अलाउ कर सकता है। नोटिस फॉर रिटर्न में बी इशूड फॉर एनी वन और मोर ऑफ द लास्ट 5 कंप्लीटेड टैक्स ईयर्स। नॉर्मल हालात में कमिश्नर के पास ये इख्तियार नहीं है कि 5 साल से पिछली मुद्दत, ज्यादा मुद्दत पुरानी जो है, उसके लिए कोई केस को रीओपन कर सके या उसके लिए नोटिस दे सके या उसकी रिटर्न डिमांड कर सके। हाँ, वेयर ए पर्सन हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न ड्यूरिंग द लास्ट 5 टैक्स ईयर्स, वो पिछले 5 सालों में भी वो बंदा ही वॉज नॉट लायबल टू टैक्स। नोटिस में भी इशूड फॉर 1 और मोर ऑफ द लास्ट 10 कंप्लीटेड टैक्स ईयर्स। तो ये 10 सालों तक भी ये काम जा सकता है, बट नॉर्मली इट इज ए पीरियड ऑफ 5 टैक्स ईयर्स। रिवाइज्ड रिटर्न ऑफ इनकम, अगर ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी और उसमें कुछ गलती रह जाती है, कोई ओमिशन है, कोई रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो उसको रिवाइज किया जा सकता है। और कंडीशंस क्या है इसको रिवाइज करने के लिए? रिवाइज्ड अकाउंट्स और रिवाइज्ड ऑडिटेड अकाउंट्स एज आर एप्लीकेबल आर अटैच्ड, कि जब आप रिटर्न रिवाइज कर रहे होंगे तो फिर आपने उसके साथ रिवाइज्ड अकाउंट्स भी बनाने हैं, या ऑडिटेड रिवाइज्ड ऑडिट कंपनीज के लिए ऑडिट करवाना जरूरी है, तो फिर उनके रिवाइज्ड ऑडिटेड अकाउंट्स भी उसके साथ होंगे। एक स्टेटमेंट भी जिसपे प्रॉपर सिग्नेचर ऑफ द पर्सन होंगे या उसके अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के, जिसमें रीजन बताई होंगी कि ये क्यों हम रिवाइज करने जा रहे हैं। सो स्टेटमेंट कंटेनिंग द रीजंस फॉर रिवीजन duly signed by the person or his authorized representative shall also be filed. Then written approval of the commissioner is required if return is being revised after 60 days of filing of the original return. इसका मतलब है कि जब आपने रिटर्न फाइल की उसके 60 दिनों के अंदर अंदर रिवाइज करना चाहें तो कमिश्नर की अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उसके बाद इसकी जरूरत हो सकती है। और आखिरी चीज वो ये कहते हैं कि आप इसे रिवाइज कर सकते हैं किस सूरत में? इफ टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर्ड इन द ओरिजिनल रिटर्न इज नॉट लेस देन, जो डिक्लेयर्ड इनकम थी उससे अब जो टैक्सेबल इनकम है दैट इज नॉट लेस देन, एंड द लॉस डिक्लेयर्ड इज नॉट मोर देन द इनकम और लॉस डिटरमाइंड बाई एन ऑर्डर इशूड अंडर, ये मुख्तलिफ सेक्शंस हैं जिसके तहत असेसमेंट ऑर्डर इशू किए जाते हैं। सो जो इस्टेब्लिश्ड टैक्स लायबिलिटी है या इस्टेब्लिश्ड लॉस है या असेस्ड लॉस है, ये जो आप रिवाइज करने जा रहे हैं, इसके नतीजे में वो टैक्स लायबिलिटी कम ना होती हो और जो लॉस है वो बढ़ ना जाता हो। इसका मतलब ये है कि ये रिवीजन उस सूरत में होती है जब टैक्स डिपार्टमेंट को फायदा पहुंचाना हो, नॉट टू दी टैक्स पेयर। लेकिन इस पे जजमेंट्स मौजूद हैं जिसके मुताबिक अगर वाकई कोई अपरेंटली मिस्टेक थी और चाहे उससे रेवेन्यू का नुकसान ही क्यों ना होता हो, टैक्स पेयर की फेवर में क्यों ना हो, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। देन रिवाइज रिटर्न की सूरत में अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर क्या है? रिटर्न इज रिवाइज विद इन 60 days, इसमें अप्रूवल की जरूरत नहीं है। डिक्लेयर्ड टैक्सेबल इनकम इज मोर देन और लॉस इज लेस देन द इनकम और लॉस एज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 120, जो असेस्ड इनकम या लॉस है वो इस तरीके से। एंड या आपने अप्लाई किया था बट द कमिश्नर हैज नॉट मेड द ऑर्डर विद इन ए पीरियड ऑफ 60 days, तो ऐसी सूरत में भी उसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, इसके बगैर भी काम हो जाएगा। और अप्रूवल कब चाहिए? नंबर 1 तो वही चीज कि ऊपर वाली कंडीशंस। देन द कमिश्नर शैल ग्रांट अप्रूवल इन केस ऑफ ए बोनाफाइडी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट, वो ये जरूर चेक करेगा कि इसमें बोनाफाइडी कमीशन थी, एक्चुअली गलती थी, ओमिशन थी, रॉन्ग स्टेटमेंट थी, तब वो इसको रिवाइज करने के लिए ऑर्डर जारी करेगा। तो रिटर्न का इस वक्त तक का जो एक हिस्सा है उसे हम कंप्लीट करते हैं। रिटर्न के हवाले से इंशाल्लाह
हम इससे अगली एक वीडियो में इसका बाकी हिस्सा करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।